बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, वफाकी दारुल हुकूमत से कुछ ताज़ा तरीन इतलात। आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर बड़ी खुश हैं और प्लान बी शुरू हो चुका है। प्लान ए के बाद प्लान बी शुरू हो चुका है और प्लान बी हुक्मरान इत्तेहाद बड़ा ज़ोरों शोर से इस पर अमल करना चाह रहा है और बड़ी तेज़ी से इसको ख़तरात महसूस हो रहे हैं। इसकी वजह यह है, जब ये रजीम चेंज कार्रवाई शुरू हुई थी, रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद से जो रद्द अमल आया, उस नतीजे में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले पैदा हुए और वो हुए बाजवा पॉलिसी की वजह से। जो बाजवा साहब ने फैसले किए ड्राइंग रूम में बैठकर, उनके बाद ये सब कुछ हुआ और इसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात में ना सिर्फ बिगाड़ पैदा हुआ बल्कि पाकिस्तान की माशियत का सत्यानाश हो गया। क्योंकि अब बहस ये चल रही है कि आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाके आपसे खबर शेयर करूँ। बहस ये चल रही है इस वक्त के जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, इसलिए नए आर्मी चीफ आए हैं और इनसे ये तवक्को की जा रही है और वो इसलिए की जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नई मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो और मीडिया इसमें एक दफ़ा फिर से बहस शुरू है और इसमें जो एक्सटर्नल जो प्लेयर हैं वो भी शरीक हैं। और इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने, और ना ही जितने भी नाम आ रहे थे और ये सारी लड़ाई जो हो रही थी वो किसी और को आर्मी चीफ लगाने की थी। नंबर एक था बाजवा साहब एक्सटेंशन हो जाए और कुछ ना हो, और उन्होंने ही, आपने देखा होगा, आखिरी वक्त तक उनके लिए इतनी कैंपेन चलाई गई। 3-4 लोग तो बहुत ही इसमें शरीक थे, बल्कि सुबह दोपहर शाम हर 2 घंटे के बाद, इस तरह जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है, एक व्लॉग आ रहा था। हर घंटे के बाद ट्वीट आ रहे थे कि ये बाजवा साहब जो हैं वो नागुज़ीर हैं। और इसके बाद क्या हो रहा था? इसके बाद ये था, तासुर दिया जा रहा था कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन ना दी गई तो नए आर्मी चीफ के लिए फड्डा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में टकरा जाएंगे और जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो बहुत मुतनाज़ा होंगे। इसलिए ये बहुत मुश्किल है, अंदर से ही कोई कू हो जाएगा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको कबूल कर लें। ऐसा क्यास पैदा किया हुआ था हमारी डिसिप्लिन फोर्सेस ने कि आप सवर नहीं कर सकते। फिर यह था कि मार्शल लॉ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मार्शल लॉ हो सकता है, बाजवा साहब ने ना लगाया तो कोई और लगा देगा। इस पर फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, ऐसे जैसे पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है और पाकिस्तान की जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये सारी बातें हो रही थी और ये सारी साजिशों के ताने बाने जो हैं वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रहे थे जो अब जा चुका है। इसलिए अपने आप को नागुज़ीर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। अब क्या हो रहा है? अब एक तो कल एक तस्वीर जारी की गई और प्राइवेटली बाजवा साहब रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए क्रिकेट मैच देखने के लिए, और फिर एक तस्वीर 5-7 लोग खड़े हैं और एक तस्वीर जारी करवा दी गई और उसमें से ज़्यादा लोग कमांडोज थे और कोई भी नहीं था। फिर ट्वीट के ज़रिए एक तस्वीर की गई कि वो मैच देख रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो बरतानिया के शहर की पुरानी तस्वीर है जिसको ताज़ा करके जारी कर दिया गया है। मैंने बताया ये प्राइवेट सेक्टर जो है अभी भी कुछ हैं जो बाजवा साहब के लिए काम कर रहे हैं, जो इनकी इमेज बिल्डिंग और इनके ज़िम्मे इनके क्रेडिट्स पे डिसक्रेडिट्स हैं और उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ वफादारियां निभा रहे हैं। तो जब इतना 6 साल तक आप रहें एक अहम ओहदे पर, तो उसके बाद एक नए आने वाले से तवक्को करें कि पलक झपकने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये ना दोबारा माहौल बनाया जा रहा है कि बाजवा साहब की कंटिन्यूएशन चल रही है, बाजवा साहब का तसलसल चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए ये सारा कुछ इसलिए है कि कहीं अफवाज पाकिस्तान का इमेज थोड़ा बेहतर ना हो जाए, नई लीडरशिप की वजह से कोई इमेज बेहतर ना हो जाए और फासले कम ना हो जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर की, सपोर्टर्स की, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की अवाम की जो नई उम्मीदें हैं जनरल आसिम मुनीर से, उन उम्मीदों को तोड़ा जाए कि नहीं जनाब नहीं, यह बाजवा साहब का तसलसल ही है, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इसकी वजह यह है कि जुमा 8 दिन अभी हुए नहीं हैं। वो फर्स्ट टाइम 29 नवंबर को बड़ी मुश्किल से दी है स्टिक बाजवा साहब ने, और 30 तारीख को उन्होंने मुबारकबादें वसूल की हैं। उसके बाद एक दिन का गैप आया है, 2 दिसंबर से उन्होंने काम शुरू किया है और आज 7 तारीख है, 5 दिन है। उन्होंने एक विज़िट LOC का किया है और उन्होंने अपनी डायरेक्शन बता दी है। डायरेक्शन बताई है कि आर्मी चीफ अपना पहला विज़िट कहाँ करने जाते हैं, तो वो वहाँ गए। उन्होंने कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी बताई, टूवर्ड्स मशरकी सरहदों के मुतल्लिक बता दिया कि जी ये है हमारा फोकस। अगर आप माजी में चले जाएं तो बाजवा साहब से जो बात की जाती थी, कंटिन्यूएशन नहीं है। पॉलिटिकल साइड पर मैं बाद में आता हूं। पहले तो अदारे के अंदर जो एक पोलराइजेशन जो थी, वो एक सारे का सारा ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिक्स के अलावा कोई काम रह ही नहीं गया। आर्मी चीफ का जो ड्राइंग रूम जो था वो पॉलिटिक्स का गढ़ बन चुका था, ऑफिस भी पॉलिटिक्स का गढ़ बन चुका था और वहाँ पर दफाई अमूर कम ही डिस्कस होते थे। और 2 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा था। सारे का सारा 2 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो आखिर में हुई हैं, उनमें सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा था और इसके अलावा कुछ नहीं था। हमारे दिफाई मामलात हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। कोई फौजी मामलात डिस्कस नहीं हुए, दफाई मामलात डिस्कस नहीं हुए। वेस्टर्न बॉर्डर पर क्या हो रहा है, हमारे पाक अफगान बॉर्डर जो लगाई थी उसका क्या किया जा रहा है। जो तालिबान है, कलदम तरीके तालिबान, वो दोबारा से सर उठा रहे हैं। बाड़ तोड़ी जा रही है, सुराख किए जा रहे हैं, उसको उखाड़ा जा रहा है और कलदम तरीके तालिबान के लोग KPK में दोबारा से आ रहे हैं। अफगान तालिबान जो कि काबिल हुकूमत थी, जिसको पाकिस्तान की मरहून मिन्नत जिसे होना चाहिए था, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिए हैं। और ये हुआ हमारे सफारत खाने पर हमारे सफ़ीर हेड ऑफ मिशन को कत्ल करने की साजिश की गई, कोशिश की गई, बल्कि मैं तो कहूँगा कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर तो हमें उलझा के रखा हुआ था। और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो क्या कर रही थी, वो आर्मी चीफ बनने के लिए लॉबिंग कर रही थी कि मैंने आर्मी चीफ बनना है और मैंने बनना है। ये सारा कुछ हो रहा था। सीनियरिटी को देखा नहीं जा रहा था। तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम तो दूर दूर तक कहीं नहीं था, कि किसी को तवक्को ही नहीं थी कि एक्सटर्नल ना इंटरनल के जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे। इनका तो 2 दिन का तनाज़ा है, उसको इतना हवा बनाया गया कि 2 दिन पहले हो रहा है और 2 दिन बाद में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनका तो जो पहली समरी आई थी उसमें इनका नाम नहीं था। वो तो जब एग्जेक्टिव ऑर्डर, जब चीफ एग्जेक्टिव ने लेटर लिखा GHQ को, इसका मतलब यही था कि आप इस ऑर्डर को ओबे करें वरना आपको सैक कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मामलात ये होंगे। और फिर जो कुछ हो रहा था, जो कुछ पॉलिटिकल प्लेयर बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जनाब जो बाजवा साहब इन सारी चीज़ों को बराह रास्त मैनेज कर रहे थे। और जिस तरीके से काफ लीग की लीडरशिप ने खोल कर बयान कर दी है, मोनिस लाही ने, परवेज़ लाही साहब ने सारी बातें खोल कर बता दी हैं। चौधरी शुजात साहब अपनी जगह मुतमिन थे कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा है कि हम PDM का साथ दें, इसीलिए चौधरी शुजात साहब पार्टी हेड थे और वो इसमें खुश थे कि नहीं, असल गेम तो ये है। चौधरी परवेज़ लाही को बाजवा साहब कह रहे थे कि नहीं, आपने इमरान खान का साथ देना है, आप तरीके इंसाफ की तरफ जाएं। तो इस तरीके से माइक्रो मैनेज हो रहा था। और वहाँ पे क्या खाक होना था कि कश्मीर पॉलिसी हमारी फारिग हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि बाजवा साहब LOC पर गए हैं, 2-3 दफ़ा गए हैं। सहर शमशाद मिर्ज़ा के साथ 1 दफ़ा, अजहर अब्बास भी गए, आई थिंक सो। शायद तो वो LOC पर इसलिए नहीं जा रहे थे कि कश्मीर का मामला नहीं, वो GHQ से निकलकर आपस में डिस्कशन करने जाते होते थे। अजहर अब्बास साहब, ये सारी गेम जो है वो एक खिचड़ी पकी हुई थी, तो खुदा करके इससे जान छूटी है। और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को एक बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ था कि ये सारा कुछ हो रहा है। उनको भी फुटबॉल की तरह रोल किया जा रहा था, जबकि मामलात कुछ और थे। तो ये सारी चीज़ें अदारे के लिए सबसे पहली जो तरजीह है जनरल आसिम मुनीर की नई लीडरशिप की, क्योंकि वो आए हैं, नए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आए हैं,
نئے DG ISP آ رہے ہیں، یہ سارے معاملے سب سے پہلے انہوں نے ان ہاؤس آرڈر کرنا ہے۔ ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بعد وہ کسی دوسری طرف نکلیں گے، اس کے بعد پھر کوئی ڈائریکشن آئے گی، کوئی پالیسی آئے گی۔ اس کا انتظار نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے سب کچھ اسی طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے تو جو انہوں نے ایک امیج دینا تھا، ہمارے جو اصلی دشمن ہیں وہ انہوں نے دے دیا اور بتا دیا کہ ہماری پالیسی یہ ہے، اور یہ ہماری اگلی پالیسی ہے۔ کیونکہ کشمیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جاننے والے جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ ہمارے سینئر ترین صحافی وہ بھی ہیں جو ان بریفنگ میں شامل ہوتے تھے کہ یہ سبق دیا جاتا تھا کہ اس سبق کو پھیلائیں، اس نیریٹو کو پھیلائیں کہ تجارت ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ، تجارت بھی ہونی چاہیے، تعلقات میں بھی نارملائزیشن بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تجارت ہوگی تو اکانومی ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو ساری سرگرمیاں ہوں گی، تو بعد میں پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ بھی دیکھ لیں گے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو بریفنگ میں تو انڈیا سے دوستی، انڈیا سے تجارت اور ہمارے اسرائیل سے متعلق بھی یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اگر مجھے کوئی کردار کہتا ہے تو کہہ دے، یہ کام ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں ہم سن رہے تھے، اور جب ہم جاتے تھے عمران خان کے پاس تو خان صاحب اس کی نفی کر رہے ہوتے تھے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی جو کشمیر پالیسی جو تھی اس پر عمل نہیں کرنے دیا گیا، اس کو آگے چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، اس کو سنپ کیا گیا اور سپورٹ نہیں ملی، یہاں تک کہ وزارت خارجہ سے بھی سپورٹ نہیں ملی، حالانکہ وزارت خارجہ تحریک انصاف کے پاس تھی۔ اور جو انہوں نے ایک ہفتہ وار سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم اظہار یکجہتی کریں گے کشمیر کے ساتھ، تو اس کمپین کو بھی سنپ کیا گیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ کون کر رہا تھا؟ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو حقیقت ہیں۔ اصل جو ہمارے اگر فوج اپنے آپ کو واپس ڈومین میں لے کر جانا چاہ رہی ہے، دفاعی امور پر توجہ دے رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو درمیان میں بفر پیریڈ آیا ہوا ہے، اس بفر پیریڈ میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اب عام انتخابات کی طرف بات جا رہی ہے، اور عام انتخابات مہینے کا سلسلہ ہے، مارچ میں ہوں یا مئی میں ہوں، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب دوسری طرف یہ کیا جا رہا ہے، نواز شریف کو پیغام بھیجا ہے فوری طور پر، زرداری صاحب نے بھیجا ہے کہ جناب شہباز شریف ذرا ڈاواں ڈول ہیں، ان کو ذرا تگڑا کرنا چاہیے، اور اس لیے ان کو ذرا حوصلہ دیں، کیونکہ شہباز شریف نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور یہ اسی طرح چلنا چاہیے۔ جبکہ ہمیں 2 ارب قرض ادا کرنا ہے ہر مہینے، 3 سالوں میں 73 ارب ڈالر کرنا ہے، 24 ارب ڈالر سالانہ اور 2 ارب ڈالر فی مہینہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے۔ اور ان پالیسیز اور جو پالیسیز ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں، تو یہ سچویشن ہے جی۔ لیکن بہرحال ابھی بھی انتظار کریں۔ جنرل آصف منیر صاحب کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے آرمی چیف ہیں، اور وہ کسی دوڑ میں شامل نہیں تھے، وہ آرمی چیف بنے ہیں، نمبر 1 پر تھے، سینیورٹی میں سینئر موسٹ تھے۔ ابھی تو ان کی بریفنگ ہی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی ٹیم بنانی ہے، اس کے بعد اپنی پالیسیوں کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل اظہر کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ فیض حمید صاحب 10 دسمبر کو جائیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے، اور اظہر عباس صاحب فوری طور پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ دونوں جو ہیں آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، اور دونوں ہی آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور دونوں نے ہی ماشاءاللہ سے بہت کوشش کی، اور باجوہ صاحب نے دونوں کو ہی کہا ہوا تھا کہ آپ ہیں اصل کینڈیڈیٹ، جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، باجوہ صاحب خود تھے۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جی، اور چلتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔